बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट वकार मलिक साहब मौजूद हैं। अहम चीज़ों पर उनसे डिस्कशन करनी है। एक तो अभी रिसेंटली बड़ी खबर आई है, वो भारत ने जो अमेरिका का एक मुतालबा था कि सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ करें, बाकी बड़े पैमाने की तरफ मत जाए, उससे इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और सफारतकार जो ऐसे कन्फर्म भी करें। इसके अभी भारत के हमले के बाद के ज़ाहिर है नताइज सामने आएंगे। फिलहाल तो अभी जंग हमें तो नजर आ रहा है नहीं हो रही, मलिक साहब से पूछेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की पहली ट्वीट आई, लेकिन ये ना तो हिंदुस्तान हमले पर है, ना नरेंद्र मोदी की मजम्मत है, और ना ही किसी किस्म की पहलगाम के वाक़े से मुतल्लिक है। ये इन्होंने इजहार अफसोस किया है। इनके ट्विटर पर काफ़ी अरसे बाद ये एक्टिविटी हुई और ये पहली एक्टिविटी थी। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है, लेकिन ये क्या कंपनी की कोई नई साजिश है, कोई नई चाल है, या जेनवनली कुछ हालात में थोड़ी बेहतरी। सालार काकड़ की रिहाई हुई, एजाज चौधरी साहब की रिहाई हुई, अब सद्दाम तरीन की भी रिहाई जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा इमरान खान के जो केसेस कहा जा रहा था कि 2025 में नहीं लगाए जाएंगे, 8 मई को इमरान खान के दो बड़े केसेस हैं, अलकादिर 190 मिलियन पाउंड वाला और दूसरा 9 मई का केस, और ये दोनों 9 मई से पहले हैं। तो यह कोई पैगाम दिया जाएगा, क्या मामला, ये भी मलिक साहब से इस पे लेंगे इनकी पूरी राय। अली जई सोशल मीडिया और इसके अलावा डिजिटल मीडिया की बहुत बड़ी आवाज़ सहाफ़त में, और इसके अलावा उनकी जो एक काम है, एक हकायक बयान करने में, उनके भाई की जो शहादत हुई, उनका भी जनाजा हुआ है, ये मलिक साहब से ज़रूर डिस्कस होगा। अली जई हमारे भाई हैं, मोहब्बत करने वाले, बड़े हकायक और तल्ख बात करते हैं, सही बात करते हैं, साफ बात करते हैं, और ये उनके साथ जो ज्यादती हुई। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं पर बहुत तनकीद हो रही है। खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट कौन है इस वक्त, और लोगों को सोशल मीडिया पे किस तरह बिहेव करना चाहिए, कि बहुत सारी ग्रुपिंग, बहुत सारे मसाइल नजर आ रहे हैं, इसका हल क्या है। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी बात से अगर मैं शुरू करूं कि इस वक्त जो बहुत ज्यादा आपको पता है उलझाए हुए मामलात नजर आते हैं, पहले तो ये बताया कि आपके ख्याल में खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? एस्टेब्लिशमेंट है, क्यादत है, अवाम है, या ये सिस्टम है, अदालतें हैं? देखिए, मेरी जो असेसमेंट थी ना, आज से 1.5-2 साल पहले जब इमरान खान अरेस्ट हुए थे, तो वो ये थी कि ये कोशिश करेंगे इमरान खान को तोड़ने की, और जिस तरह उस टाइम एक मूवमेंट चल रही थी, वो अगर मोमेंटम जारी रहता तो इमरान खान को ज़्यादा अरसा जेल में रखना मुमकिन ना रहता। गो कि इन्होंने अदालतें 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कंट्रोल कर लिया, लेकिन मेरा ये मानना था कि एक तरफ तो चलें, उनका इरादा है कि इमरान खान को उन्होंने जेल में रखना है और अपनी जो आने वाली एक्सटेंशन है उस तक जेल में रखना है, ये भी मेरी सोच थी। लेकिन एक दूसरी तरफ भी है ना कि मीशत इनसे चल नहीं रही। मुल्क की 80% मीशत ये रोक बैठे हैं। मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स है वो 8 साल के कम तरीन लेवल पर आ चुकी है। एक्सपोर्ट्स बिल्कुल, जो हमारी जिंदगी है। तो बिल्कुल। मैं इस चीज का जब जायजा लेता था तो मैं सोचता था यार कि हर चीज तबाह होती जा रही है। अगर एक सस्टेन्ड प्रेशर बाहर से बिल्ड होता रहा तो ये इमरान खान को रिहा करने पे मजबूर हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के लोग, अगर ब्लंटली बोला जाए तो, कमजोरी या बुजदिली का मुजाहरा कर रहे हैं, और अगर ऐसे बोला जाए कि नाइविटी का मुजाहरा कर रहे हैं, थोड़ी सी बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं कि जी अगर हम अच्छे बच्चे बनेंगे, नहीं बात करेंगे, चले इमरान खान का अकाउंट कंट्रोल हो जाएगा तो शायद वहां से नरमी हो जाएगी और इस तरह रिहाई हो जाएगी। जिस वक्त अरशद शरीफ को शहीद किया गया था, मैं अपनी पिछली वीडियो में ये बात कह चुका हूँ, ये वो मोमेंट था जब मैंने रियलाइज कर लिया था कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो फैसला कर चुकी है कि अब ये जो रास्ते पर चल पड़े हैं, हमने यहाँ से यू टर्न नहीं लेना, आगे ही आगे बढ़ना है। और उस मोमेंट से आप आज तक देख लें, वो आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कोई यू टर्न नहीं लिया, बल्कि उल्टा पाकिस्तान के सारे निजाम को तहवाला कर दिया है 26 अमेंडमेंट के बाद। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि ये जो सस्टेन्ड प्रेशर नहीं कायम रख सके पीटीआई वाले, जो कि बहुत जरूरी था, जिस वक्त इनसे मीशत नहीं चल रही, जिस वक्त इनसे अवाम मुतमिन नहीं है, तनकीद बढ़ रही है अवामी सतह पे, पीटीआई जो नुमाइंदगी कर रही थी रेजिस्टेंस की, वो ठंडी पड़ गई है, जिसकी वजह से इमरान खान की जेल ज्यादा लंबी हो गई है और उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया कि वो अब 45 दिन हो गए हैं, वो अब आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, या शायद उससे भी 1-2 दिन ज्यादा हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहां वो भी जालिम है, वहां इनको भी मरने का थोड़ा शौक है, जिसकी वजह से ये हालात खराब हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बड़ा ज़बरदस्त नटशेल में इसको बंद किया है। लवाज़मात बज़ाहिर देखें तो सारे पूरे नज़र आते हैं, वाक़ई जैसे आपने मईशत का कहा, 3.6 अरब खसारे में। इसके अलावा अभी आईएमएफ को जिस तरह नरेंद्र मोदी खत लिख रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50 साल नीचे, महंगाई और बेरोज़गारी, हुकूमत की फ़िगर तो आपको पता है जो भी हो, लेकिन हकीकत तो ग्राउंड पे क़ुव्वत खरीद रही नहीं लोगों की। टैक्स नेट में ये नहीं बना सके, और इस ऊपर जो कर्ज़े देने हैं वापस जून तक, और जून के बजट का मामला अलग। वाक़ई ये फ़ज़ा तो सारी तहरीक इंसाफ के हक़ में थी, इनके लिए मुवाफ़िक थी। तो ये कमज़ोरी किस तरह दूर होगी मलिक साहब? देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जिस तरह 9 मई के बाद पहले झटके में लोगों को छुड़वाया गया ना पार्टी से,
तो उन्हें ये कहा गया था कि अब आप भूल जाएं, इमरान खान इज हिस्ट्री। अब कुछ लोग ये दावा करते हैं और मैं समझता हूं ये लॉजिकल दावा है कि मौजूदा लोगों को भी बता दिया गया है कि इमरान खान बाहर नहीं आने वाला, तो आप तसल्ली से अपने हुकूमत भी करें, पार्टी भी चलाएं, हमारे कंट्रोल में है ना वो, हम उसे नहीं छोड़ रहे। आप ये समझ लें, यकीन कर लें कि यहाँ से कोई तब्दीली नहीं आने वाली। वो भी फिर बहुत सारे लोग इस तसल्ली में बैठ गए हैं कि ना उन्होंने बाहर आना है, ना हमसे कोई इस किस्म की अकाउंटेबिलिटी होगी कि तुमने क्या किया था बाहर। तो फिर वो जिले शिले वाली कहानियां भी हैं और भी बहुत सारी कहानियां, तो उसकी वजह से ये मूवमेंट की कमर भी तोड़ दी गई है ना। आपने अवाम को बुला के बाहर और बगैर कोई मुस्तकबिल का एक लाएअमल दिए आप घर चले गए खुद, और पीछे अवाम वहां खड़ी है, किसी पे गोलियां चल रही हैं, किसी पे डंडे पड़ रहे हैं, कोई गिरफ्तार हो रहा है, और बताया भी नहीं अवाम को कि आगे करना क्या है। अगर जाते हुए यही कह देते ना कि यार हम नेक्स्ट 5 दिन बाद आएंगे क्योंकि अभी वो गोलियां मार रहे हैं, हम 5 हफ्ते बाद आएंगे, चलें जी 5 साल बाद आएंगे, लेकिन आपको इमरान खान का पता है कि वो हमेशा लाएअमल देते थे। तारीख दे, बिल्कुल सही एक बात। दफा उन्होंने कितने ही लॉन्ग मार्च किए, हमेशा उन्होंने टकराव से बचत की, लेकिन एक अगला लाएअमल वो देते थे कि हम दोबारा आएंगे। इन्होंने एक भी लाएअमल नहीं दिया तो अवाम की कमर तोड़ दी, अवाम का एतमाद खत्म कर दिया। सो इस टाइम जो मैं समझता हूं कि ये बहुत हद तक पीटीआई के अंदर के लोग जिम्मेदार हैं, जो इमरान खान की सख्तियां बढ़ चुकी हैं, वरना इतनी बड़ी शख्सियत को कोई इस तरह रख सकता है आइसोलेशन में, आपकी जबकि एक सूबे में हुकूमत भी हो, ये नामुमकिन है। बिल्कुल। और यही लोग, मलिक साहब आपको याद होगा टिकट के लिए ज़मान पार्क के बाहर बाकायदा पकोड़ों की रेहड़ियां लगी होती थी, वहां लोगों ने अपने बिस्तर लगाए होते थे। फिर जब इलेक्शन में जब कागजात जमा करवाने थे, तो आपको याद होगा इनके जिसके मुस्तरद होते थे वो अपनी बीवी, बहन, बेटी, अपनी भाभी, इन लोगों को सामने लाते थे कि ये लोग इलेक्शन लड़ें। अब वो सारे के सारे जब उन्हें कहा जाए कि अडयाला की तरफ जाओ, पहले तो वो आजकल नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, और उसके बाद फिर वो या तो जवाब ही नहीं देते। लोग देखें सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर लगा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं सवाल, लेकिन क्यों नहीं आखिर उन पर असर हो रहा है? इतना खौफ है, या ये लोग अब बाकी जैसे आपने कहा तस्लीम कर चुके हैं इस बात को? सबसे परेशान कुन चीज जो मैं देख रहा हूं, और आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, लाइक मैं को गंडापुर को गद्दार गद्दार नहीं कहना शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, जो मुझे समझ आ रहा है कि पीटीआई के बजाय जो नजरियाती लोग हैं, जो मुराद सही से भी जुड़े हुए लोग हैं, वो जिस तरह गंडापुर का दिफा कर रहे हैं, अब वो उस तरह इमरान खान का दिफा करते भी नजर नहीं आते। लाइक सोशल मीडिया तो सब कुछ सामने दिखा देता है ना, जी, जी, कुछ बिल्कुल। छुपा हुआ तो है नहीं आपके सामने। ये चीज मेरे लिए थोड़ी परेशान कुन है कि अब इनके लिए इमरान खान के अलावा कुछ लीडरान ज्यादा मुकद्दम हो चुके हैं, और ये बड़ी परेशानी वाली बात है मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए, और उन्हें सोचना चाहिए इस हवाले से। बिल्कुल, इनके लिए ल नज़र आ रहा है कि हुकूमत इनके लिए बड़ी अहम है। एक सूबे की हुकूमत इनके लिए इस वक़्त वाक़ई बड़ी अहम हो चुकी है कि वहाँ के लोगों के मसाइल और ये चीज़ें प्रायोरिटी में हैं। इमरान खान के मसाइल जो हैं वो तीसरे, चौथे, 5वें दर्जे पे चले गए हैं। ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब जो सोशल मीडिया पे लोग जो बड़े एग्रेसिव हैं, आपको पता है ग्रुपिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फैन क्लब्स भी बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे लोग एक-एक लीडर के पीछे भाग रहे हैं। इन्हें क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? देखें, एक फॉर्मूला यूज किया गया था, और मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसको थत पत कहते हैं कुछ पीटीआई वाले। तो अच्छा। एक फार्मूला यूज किया गया था आज से कोई 10-12 साल पहले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई के सोशल मीडिया में दरार डालने का, क्योंकि उन्होंने भांप लिया था कि ये बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो रही है। तो वो हर दूसरे दिन आके ना पीटीआई के ऑफिशियल जो कंट्रोल करने वाले थे अकाउंट्स, उन पे तनकीद शुरू कर देता था, प्रिटेंड ये करता था कि वो पीटीआई का सबसे बड़ा सगा है, हुँ। और ऐसे गेम चलाता था सोशल मीडिया पे, उसने कल्ट बना लिया था अपना एक, कि लोग उसके बारे में बात नहीं सुनते थे। तो तब भी मैंने शुरू में, जब मैंने ये काम शुरू किया था 2017-18 में, तो मैंने तब ही शुरू में ही ना उसके हवाले से एक वीडियो बना दी थी, और मैंने कहा था ये बंदा पीटीआई के सोशल मीडिया में दरार पैदा करना चाह रहा है, और ये किसी एजेंडे पर है। अब आप देख लें कि वो इमरान खान के हवाले से किस कदर गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहा होता है। ये जहांगीर तरीन के वो मुंशी तो नहीं हो जो मतलब उसके ये जी, जहांगीर तरीन की ही सोशल मीडिया जो चलाता था, जी, जी, उसी जी। की अच्छा, बात हो अच्छा। रही है। जी, जी, मैं समझ गया। तो अब आप देख लेंगे वो कितनी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है इमरान खान के लिए, और किस कदर मतलब ये मुल्क दुश्मन है, वो इमरान खान के लिए मुल्क दुश्मन और गद्दार जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, जबकि ये हुँ। सबसे सगा बनता था। मैंने तब इसको भांप लिया था। आज मैं समझ रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने वही फॉर्मूला जो एक बंदा और वो लीड कर रहा था, ये मल्टीपल तरीके से लॉन्च किया, ज्यादा बड़ा अटैक किया, क्योंकि पीटीआई और उसके साथ जुड़ी हुई अवाम सोशल मीडिया ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब जी, वो एक छोटा सा ग्रुप नहीं है जो लोगों ने हायर किया हुआ है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये इतना बड़ा हो गया है कि ये अटैक किस तरह से अब किया जा रहा है, और मैं नेसेसरीली किसी एक साइड को नहीं कह रहा कि उनके लिए काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लोग मौजूद हैं। इट इज पॉसिबल कि मल्टीपल साइड्स के अंदर एक एक दो लोग हों जो दोनों तरफ से आग लगा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई एक साइड गलत है और कोई एक साइड ठीक है, लेकिन
ये एस्टेब्लिशमेंट का ही काम है जो ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि ये पहले कर चुके हैं फार्मूला इस्तेमाल। बिल्कुल, बिल्कुल, क़यादत में भी किया है इन्होंने हर जगह पे किया, डिवाइड एंड रूल, वाक़ई बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल। बिल्कुल डिवाइड तो एंड रूल। लोगों को क्या करना चाहिए, जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, रिहाई जेन्युइनली चाहते हैं, क़यादत तनकीद करना चाहते हैं, वो क्या करें फिर? बहुत तनकीद जारी रखें, ये लड़ाइयाँ बहुत अच्छी हैं। मैंने आज से 2-3 साल पहले ये बात करना शुरू की थी, बल्कि इमरान खान की हुकूमत के एंड में भी मैंने ये बात करना शुरू की थी कि इमरान खान ने इस माशरे में एक इर्तियाश पैदा कर दिया है। देखिए, पानी जब एक जगह खड़ा रहता है ना, वहाँ गंद, बू, गलाज़त पैदा हो जाती है। इर्तियाश बहुत ज़रूरी है माशरे में। ये इर्तियाश ही इस मुल्क में एक जो है ना वो देर पा तब्दीली का बायस बनेगा। एक नए पाकिस्तान की बुनियाद यही एक दूसरे पे तनकीद, यही एक दूसरे को आपने अकाउंटेबल ठहराना है कि तुमने ये काम गलत किया, तुमने ये काम गलत किया। हर बंदा जब एक दूसरे पे तनकीद करेगा तो हर बंदा ये सोचेगा कि यार अगर मैंने एक गलत स्टेप उठाया तो मुझ पे बड़ी तनकीद होनी है। ये एक नेचुरल अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी अवामी फोरम पे। मैं इसके हक में हूं, मैं चाहता हूं ये लड़ाइयां चलती रहें, इससे कोई कमजोर नहीं होता। ये जो हमें बताया जाता है ना, आपने एक वीडियो बना दी, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। वीडियो बनाने से नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी कि जब अब सही बात। पहलगाम वाकया होगा और आप, आई एम रियली सॉरी टू से कि पाकिस्तान की तारीख का मतलब ये थर्ड तरफ बात निकल गई है कि इतना अनप्रोफेशनल ऑपरेशन कभी नहीं हुआ कि उधर सुइसाइड वेस्ट बांधे बंदे खड़े हैं और आप 1 मील दूर से गोलियां उन पे चला रहे हैं। उनमें से एक भी वेस्ट फाड़ देता तो आपके जितने लोग थे वहां हॉस्टेज वो सारे मर जाते। हाँ, इतना अनप्रोफेशनली वो सब कंडक्ट किया गया। मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उसको हम पॉइंट आउट करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर करेंगे, फिर और बेहतर बिल्कुल, करेंगे, फिर और बेहतर करेंगे। सो इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं है, बल्कि हम एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी के हक में बात कर रहे हैं कि बिल्कुल, आप नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर अपनी तैयारी करके जाएं। हाँ, इसी स्ट्रैटेजी को तरह बेहतर करें। सियासतदानों का भी है। बिल्कुल, यही सियासतदानों पर है, यही हुकूमतों पर है कि आप पे तनकीद होगी, आप बेहतर काम करेंगे और माशरे ऐसे ही बेहतर होते हैं तनकीद से। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये मलिक साहब, एक तो इसी तनकीद की वजह से आपको पता है हम सब लोग निशाना भी बनते हैं। अली ज़ई आपको पता है बहुत बड़ी माशाल्लाह आवाज़ है, उनके आज भाई जो वो शहीद हो गए, मतलब उनको गोलियाँ मारी गई हैं, आपने वो सारा आपको पता होगा। इस वाक़ये को आप कैसे देख रहे हैं? जो लोग हैं, जो बहुत कुछ लोग शायद इससे खौफ़ज़दा हो जाएँ, कुछ डर जाएँ कि यार ये क्या हो गया? क्या करना चाहिए इन लोगों को? देखिए, अभी तक हमें पता तो नहीं है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो सूरत-ए-हाल तो हम सब के लिए खतरनाक है। ज़ाहिर है कि सबको किसी न किसी हद तक थ्रेट है। फैमिलीज़ को अली ज़ई का आपको पता है कि वो बता चुके हैं कि अप्रोच किया गया, हरास किया जा रहा है। वो अपनी कई दफ़ा वीडियो में बता चुके हैं कि इस तरह वो नहीं मानेंगे जो ये कर रहे हैं। तो फिर शक तो एक तरफ जाता ही है ना, क्योंकि मुल्क का माहौल ऐसा बना हुआ है। फिर जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया और फिर उनके तशद्दुद की बाकायदा जो है वो अपने जो उनके जी, पाले जी, हुए एंकर्स हैं पोस्टमार्टम उनके में ज़रिए खबर चलवाई गई कि जी फलां जगह भी तशद्दुद हुआ। एक खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की गई कि तुम लोग दुनिया के जिस भी कोने में हो, हम तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें जो है ना वो अच्छा खासा तशद्दुद करके मारेंगे, आसान मौत भी नहीं मारेंगे तुम्हें। तो एक मैसेज था। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये भी एक मैसेज दिया गया हो सबको कि तुम लोग जो मुल्क से बाहर हो और बड़ा बोलते हो और बढ़ के मारते हो, तुम्हारी फैमिलीज़ के साथ हम ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन ज़रा हमें भी पता नहीं है, हमारे पास फैक्ट्स जी, नहीं है जी, सारे। बिल्कुल, और बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये लिटमस टेस्ट है। बाय द वे ये मैं बता दूँ, हर वो मर्डर जिसमें कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता, मेरा ये फार्मूला है कि वो रियासत ने किया है। तो अगर तो ये कल्प्रिट पकड़े जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा मर्डर नहीं है जिसमें कोई क्लू ही ना छोड़ा गया हो, पता ही ना चला हो कहां से आया बंदा, बिल्कुल, कहां चला गया, पता चल जाता है। और पुलिस जानती है, पुलिस को पता होता है कि इस इलाके में क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। अगर तो ये हाँ। बंदा पकड़ लेते हैं और सब कुछ सामने आ जाता है तो फिर तो ठीक है। नहीं पकड़ते, मैं तो जिम्मेदार रियासत को ही ठहराऊंगा। बिल्कुल, वैसे भी असूलन भी मज़हबी एतबार से भी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अपने शहरियों की बिल्कुल। हिफ़ाज़त करना। अगर कोई भी इस तरह का मामला हो तो उन्हीं पे ही जाता है इल्ज़ाम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो कंपनी की तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें भी नज़र आ, जैसे इमरान खान के केसेज़, आपको पता है पहले नहीं लगाने का प्लान था, वो 8 तारीख को लगाने की बात हो रही है, 9 मई का उर्स भी आ रहा है और उसके साथ जो सालार काकड़ है, एजाज़ चौधरी हैं, सदाम तरीन हैं, ज़मानतें वगैरह ये सारा, ये वैसे ही आपको पता है वो ट्रक की बत्ती है, हल्की झंडी है या जेनुइनली थोड़ा बहुत इसमें पोटेंशियल है? देखें, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई थी, तो यही कहा था कि 35-40 दिनों में हालात बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। अब जी, एग्ज़ैक्टली अगर आप देखें तो तकरीबन 40 दिन हो गए हैं पूरे। आज जी, 40 दिन पूरे हो गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुलाकात को। तो अगर तो वाक़ईतन इनके दिल में कुछ अच्छाई है और अच्छाई पैदा हो रही है, तो हो सकता है ये हो। लेकिन मैंने हमेशा इस पे बात की है कि देखें, जब तक हो नहीं जाता, हो सकता है या होने के आसार नज़र आ रहे हैं, हम नहीं कह सकते। हमें प्रैक्टिकली जब सब हो जाएगा तो हम कहेंगे हाँ यार, वाक़ई कुछ बेहतर हो गया है। अभी मैं आपको इतना बता दूँ कि इमरान खान की जो मेन अपील है वो तो नहीं लगा रहे ना इस साल। वो तो
सिर्फ सजा मुअत्तली का मामला लगा रहे हैं 8 तारीख को। तो सजा मुअत्तली तो ऐसी चीज है जो आपको जैसी सजा होती है आपकी फौरन लग जाती है हफ्ते डेढ़ के अंदर, तो उसको भी देख लें कितने महीने गुजर गए हैं सजा हुए हुए। तो सूरत हाल ये है कि सिर्फ सजा मुअत्तली का मामला लगाया जा रहा है और उसमें भी अभी इब्तदाई समाअत होनी है और अमूमी तौर पर 2-3 समाअतों में सजा मुअत्तल हो जाती है। ये भी लगता है कि 2-3 महीने खींचेंगे, हो सकता है गर्मियों की छुट्टियां बीच में आ जाएं। तो देखना यह है कि इनकी नीयत क्या है। जो जी मरीम नवाज वाला रास्ता है जो कुछ लोगों ने पीटीआई के अंदर अपनाया है कि जी इस तरीके से हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे, अगर तो उस रास्ते के ऊपर चलने वाले जो मुसाफिर हैं जी वो कामयाब हो जाते हैं, तो बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि वो उस रास्ते पर किसी हद तक चल रहे हैं, क्योंकि हमें इमरान खान का अकाउंट खामोश नजर आ रहा है। उस तरह की कोई तनकीद नहीं हो रही, कोई गोलाबारी नहीं हो रही, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, किसी को जंगल का बादशाह नहीं कहा जा रहा, कोई ऐसी बात नहीं हो रही। तो अगर तो मरीम नवाज वाले रास्ते पे चलने वाले जो मुसाफिर हैं वो इमरान खान का अकाउंट कंट्रोल करके, और मेरी एक थ्योरी है, पता नहीं अब ये कहां तक दुरुस्त है, कि इमरान खान क्योंकि बराह रास्त किसी भी डील नहीं करना चाह रहे, ये इमरान खान को बताए बगैर उनसे बाला बाला ही बाहर सारा कुछ कंट्रोल करके और बता रहे हैं कि देखें जी हम इस हद तक देखें हमने कंट्रोल कर लिया है, सोशल मीडिया भी इस हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है, तो अब आप हमारी बात सुने और इस तरह इमरान खान को जो है ना वो पटियाला से तो निकालें ताकि हमें कुछ फेस सेविंग मिल जाए। तो इस तरह के मामला भी हो सकते हैं, देखते हैं कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन जी जी ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग मलिक साहब आपने बात की है, वाकई ये इसमें वजन आपकी बात का लगता है कि अवाम का दबाव तो यही है ना कि इमरान खान की रिहाई हो, तो ये कहे देखें ना हमने तो यहाँ तक करवा दी है, तो प्रेशर थोड़ा जी रिलीज हो जाएगा इनके ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो अपील का मामला जो 8, ये बरियत का मामला है कि अपील का मामला है इब्तिदाई? ये सजा मुअत्तली है, सिर्फ इसमें आपकी सेंटेंस सस्पेंड होने का मामला है। और ये तो अमूमी तौर पे खवातीन का, स्पेशली जैसे बुशरा बीबी को सजा हुई है, ये तो पहली दूसरी पेशी पे हो जानी चाहिए सजा मुअत्तल, खवातीन की हो जाया करती है, क्योंकि उन पे कोई मेन अक्यूज भी नहीं है, वो उन पे तो मावनत का और आनत का सिर्फ इल्जाम है। तो सजा मुअत्तली का मामला है और इसमें अगर इमरान खान की सजा मुअत्तल भी हो जाती है तो इमरान खान की नायली भी बरकरार रहेगी, इमरान खान की कन्विक्शन भी बरकरार रहेगी। तो इमरान खान अगर इलेक्शन अगले 2 सालों में भी मांग लेते हैं तो इमरान खान इलेक्शन लड़ने की अहलियत नहीं होगी। सो मुझे जो मुस्तकबिल का प्लान नजर आ रहा है, अगर मरीम नवाज वाला रास्ता चुना जाता है कि इमरान जी खान विल स्टे आउट ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उससे इमरान खान को बाहर रखा जाएगा। और अगर इस दौरान 2027 में इलेक्शन हो भी जाते हैं एक्सटेंशन के बाद, जो 5 साल एक्सटेंशन है, तो उसमें भी इमरान खान इलेक्शन के लिए अहल नहीं होंगे, जो मुझे नजर आ रहा है, अगर मरीम नवाज वाला रास्ता चुना जाता है। नहीं, मेरे ख्याल में उस पे अगर इमरान खान की मुलाकातें शुरू होगी फैमिली के साथ, अगर अलीमा आपा ये लोग मुलाकातें शुरू होगी तो फिर तो ज़ाहिर है ये नहीं कर सकेंगे। अभी 7 हफ्ते हो गए मुलाकात नहीं करने दे रहे। आपको लगता है कि मुलाकात को और खींच सकते हैं या तंग आके मजबूर होके कि मुलाकात करवानी पड़ेगी? देखिए, मुलाकात तो वो ना करवाएँ तो क्या, आप मुझे बताएँ क्या रिएक्शन आ रहा है? कोई पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से क्या बड़ा कुछ ऐसा हो गया है कि वो परेशान हो जाएँ? या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐसा क्या कह दिया है कि जिसकी वजह से वो कहेंगे यार अब तो हम बड़े मजबूर हो गए हैं? मजबूरी तो उन्हें कोई नहीं है ना। वो तो कोई नहीं। करवा दें तो करवा दें, नहीं करवाएँ तो उन्हें कोई कहने वाला नहीं है, कोई अदालत कहने वाली नहीं है, पार्टी की तरफ से कोई दबाव नहीं है, अवाम खुद से सड़कों पे आ नहीं रही। सो उन पे कोई प्रेशर तो नहीं है ना, वो चाहें तो मुलाकात करवा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मरीम नवाज के रास्ते के मुसाफिर जो हैं वो ये समझते हैं कि अलीमा खान मरीम नवाज वाले रास्ते में रुकावट है। तो अगर उस रास्ते पे हमने चलना है, आसान रास्ता जो है, तो फिर अलीमा खान और बाकी बहनों को रोकना पड़ेगा मुलाकात से। तो देखते हैं कब तक ये रोक पाते हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है, इन्हें पता है कि बातचीत जो चल रही है वो बाहर आ जाएगी और फिर सारा मामला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये नवाज शरीफ साहब के ट्वीट आपको पता है, वो तो चलें इतना बड़ा मामला नहीं है कि उन्हें वो और मरीम नवाज बोलती। लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक पे अभी जो भारत पाकिस्तान का जंग का मामला बना हुआ है और उसमें कहा जा रहा है, आपने सारा वो सुना होगा कि बहुत सारे सफारतकार भी बात कर रहे हैं कि फेस सेविंग का रास्ता शायद तुम थोड़े से उधर मार दो, हम थोड़े इधर मार दे, एक कान के लिए तुम मार दो, एक कान पे मैं मारूंगा, खत्म। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की बात चल सकेगी या भारत मानने से इनकार कर रहा है? बहुत बड़ी पावर है, उनके ऊपर प्रेशर है। ये किस तरफ जाएगा ये मामला, या इसमें कोई हकीकत भी नजर आती है? भारत अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए मानने से तो इनकार करेगा ना, ओपनली तो नहीं ऐसे मान लेगा। और जब ये लास्ट टाइम वाकया हुआ था तो उस टाइम भी कहा गया था हम सबक सिखाएंगे, सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, और फिर आपको पता है कि अभिनंदन पकड़ा गया था, तो उसके बाद मामलात को आलमी ताकतों ने मिलकर ठंडा कर लिया था जब मिसाइलों तक बात आ गई थी। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि, और ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है, कि इतनी प्लायंट रजीम जो है, इतने अच्छे बच्चे, यानी नवाज शरीफ एक ट्वीट तक नहीं करता, इस रजीम को ये क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, क्यों अटैक करेंगे इस रजीम के होते हुए? मेरे मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती ना। आप ये समझ लें कि मोदी ही पाकिस्तान में भी हुक्मरान है अभी इनडायरेक्टली, हाँ, वो क्यों बी अपने टीम। ऊपर अटैक करेगा? भाई बी टीम उसकी यहाँ काम कर रही है। आप जरा देखें कि बाप बेटी एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाल रहे,
मतलब सही मोदी का दिमाग खराब होगा अगर वो इस रजीम को जो है वो डिस्टेबलाइज करेगा। ये तो उसके लिए फ्रेंडली तरीन रजीम है। इनसे वो जो कहेगा ये करेंगे, इनसे वो जो मांगेगा ये देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनको डिस्टेबलाइज करेगा, बल्कि मैं समझता हूं कि ये पहली बार एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इंडिया का ये मानना है कि जब वाजपेयी ने आके लाउड डिक्लेरेशन दिया था तो पाकिस्तान की फौज ने पीठ में छुरा घोंपा था। फिर नवाज शरीफ ने इसकी तस्दीक की थी कि हाँ जी, फौज ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। ये तो नवाज शरीफ का बयान मौजूद है जी ना ऑन जी रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड। मैं समझता हूं कि अब भारत का ये ओपिनियन है कि इस बार फौज और नवाज शरीफ सेम पेज पर है, तो दोनों के साथ चलना हमारे हक में है। भारत ये समझता है कि मौजूदा फौज और मौजूदा नवाज शरीफ की जो हुकूमत है ये हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे हक में अच्छे हैं। वो अपने जी पब्लिक गैलरी के लिए जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को कोई ऐसा डिस्टेबलाइज करने का या बड़ा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, कोई एक आध हमला कर दें जिसका पहले से पता हो और यहां से जवाब पहले से तय हो, या जेडी वांस जैसे कहता है कि हम पाकिस्तान को कहेंगे कि भारत जो है वो एक ऐसा करे कि बड़ी जंग ना हो, और पाकिस्तान को कहेंगे तुम ताउन करो, मतलब तुम आगे से जवाब ना देना। जवाब ना तो अगर देना। तो हाँ, अगर तो वांस की बात मान ली जाती है, पाकिस्तान तो मानेगा ही मानेगा। पाकिस्तान तो नहीं ना इनकार कर सकता ना अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को। तो भारत बिल्कुल करता है जो भी करता है, पाकिस्तान को तो उनकी माननी पड़ेगी। तो मुझे कोई बड़ी जंग होती नजर नहीं आ रही, और पहले दिन से मेरा ये ओपिनियन है। बिल्कुल, ये बिल्कुल हम सब लोगों को मुत्तफ़िक़ा है। अच्छा, इसमें लेकिन मलिक साहब एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में क्या दिलचस्पी है, वो आज़ाद कश्मीर में उनकी पार्लियामेंट में भी स्पीच जो करारदाद मंज़ूर हुई, आज़ाद कश्मीर पे उनकी नज़र है। जेडी वेंस ने भी ये बात की है कि आप वो जो मुतनाज़ा इलाका अब आपको पता है कश्मीर तो ऑलरेडी उनके पास जा चुका है, वो तो मुतनाज़ा नहीं रहा। तो मुतनाज़ा तो अब आज़ाद कश्मीर बनता है इस लिहाज़ से। फिर वो कह रहे हैं हंट डाउन करें, इन्हें ढूँढें, ढूँढ के पकड़ के दें। वो जे के कोट लखपत में जो बैठे हुए हैं, आपको पता है उनको अगर पकड़ के दे देते हैं तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन पानी है, बहुत सारी तिजारत के रास्ते, बहुत सारी चीज़ें, तो ये भारत इतनी जल्दी इनसे क्या इस पे एतबार कर सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान में कंपनी के ऊपर लोग एतबार नहीं करते? देखिए, भारत के पास सियासी रास्ते बहुत ज्यादा है ना। भारत दोबारा फैटफ की तरफ चल पड़ा है। भारत आईएमएफ को खत लिख रहा हाँ, है कि इनको पैसे ना दो, भारत बेसिकली आईएमएफ को ये लिख रहा है कि आप जो इन्हें पैसा दे रहे हैं बेसिकली टेरर फाइनेंसिंग है, क्योंकि आप हुँ, दहशतगर्दों को पैसा दे रहे हैं बेसिकली। तो भारत, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को माशी तौर पे घसीटना चाहता है। भारत लॉन्ग टर्म आपके पानी के मसाइल खड़े करना चाहता है। भारत आगे देख रहा है। भारत को पता है कि अब ये ऐसी मारा मारी वाली जंग लड़ने से भारत का नुकसान है। उनकी स्टॉक मार्केट बैठ जानी है, उनके अंदर जो अरबा अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। वो रुक सारी जाएगी। मगरबी कंपनियां, क्योंकि चीन के साथ एट ऑड है अभी अमेरिका, ट्रंप के आने के बाद आपको पता है कि ट्रेड वॉर और बढ़ गई है। बिल्कुल, हर बड़ी कंपनी आप देख रही है कि हम अपनी फैक्ट्री भारत में लगा लें, क्योंकि चीप लेबर अब चाइना में उतना चीप तो वैसे भी नहीं है। भारत क्यों ये नुकसान करेगा अपना? भारत बल्कि सालाना इस पे ऐड कर लें एक चीज़, 6 करोड़ मोबाइल फ़ोन एप्पल जो है वो लेके जा रहा है चाइना से निकाल के हिंदुस्तान। तो वो तो कह रहे हैं कि हमें इस वजह से जो है ना चाइना की तरफ से शायद थपकियाँ दी जा रही हैं कि आप थोड़ा-सा ये करें पंगा-शंगा, वरना असल मसला कोई नहीं है। बस ऐसे ही आप ये समझ लेना कि ये रीजनल पावर की एक मसला है। और आप देख लें कि चाइना खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चाइना ने तो बल्कि ऐलान कर दिया, हालांकि अगर आप पिछले 2-3 साल की इस रजीम की हरकतें देखें तो हम तो अमेरिका के पांव में बिछे हुए पड़े हैं, हम तो यूरोपीय यूनियन के पांव में पड़े हुए हैं, लेकिन अचानक चीन हमारी मदद के लिए आ गया है जी, कि हम 100% जो मर्जी हो, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो हुँ, इससे समझ आती है सूरत हाल। और इंडिया इतना बेवकूफ नहीं है। इंडिया में सैकड़ों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और वो कभी भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, आज से 20 साल पहले जब स्टैंड ऑफ हुआ था ना, तकरीबन मुशर्रफ के दौर में, 22 एक साल पहले, जी, जी। 2001-2 की बात है, जब बिल्कुल बॉर्डर पे फौजें आ गई थी। कारगिल तो वाला जो एक है, नहीं नहीं नहीं, कारगिल वाला नहीं, कारगिल मुशर्रफ के दौर में 2001 में, अच्छा, 2001 में आपको याद है, बिल्कुल स्टैंड ऑफ हो गया था, बिल्कुल जी, जी। फौजें बिल्कुल सामने आमने सामने आ गई थी। तो उस दौरान एक ये समझ लें कि किसी अहम इदारे से जुड़े किसी बंदे ने मुझे बताया था कि पाकिस्तान और भारत की कोई बड़ी जंग नहीं होनी है अब, क्योंकि भारत में जिस तरह की सरमायाकारी आना शुरू हो गई है और जिस तरह उनकी मैशत ऊपर जाना शुरू हो गई है, ये तब भी जानते थे। ये हुँ, भारत कभी रिस्क नहीं लेगा पाकिस्तान के साथ फुल स्केल जंग लड़ने का। हम पंगा करना भी चाहें तो वो नहीं लेगा। और वही बात हमें समझ आ रही, भारत ने इस दौरान पिछले 20-25 सालों में कोई बड़ी जंग का खतरा मोल नहीं लिया पाकिस्तान के साथ। वो तरक्की कर रहा है, और अब वो दुनिया की चौथी बड़ी मैशत बन चुका है। भारत दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने का ख्वाब देख रहा है। वो कभी भी जंग नहीं करना चाहेगा। उसने चीन से सबक सीखा है कि चीन ने पिछले 50 साल में एक भी जंग नहीं लड़ी, और अपनी तरक्की देखें वो कहां से कहां 70 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत से निकाल गए हैं। भारत भी इसी तरफ चल रहा है। वो चीन के फार्मूले पे चल रहा है कि तरक्की करो, मैशत बनो, उसके बाद आपसे वैसे ही कोई पंगा नहीं करेगा। और अब वो पाकिस्तान को अपना बड़ा एनिमी समझते भी नहीं है। यस, अपनी लोकल पब्लिक के लिए ऐसा करते हैं। उनका एनिमी अब चाइना है, वो उससे कम्पीट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम तो किसी गिनती में ही नहीं आते। हम एम ही अपनी बढ़ के मार रहे हैं और छाती चौड़ी कर रहे हैं।
वो उन्होंने कहा भी है ना 3 में ना 13 में, और सारा कुछ अगर देखा जाए तो माहौल मीडिया ने वहां बनाया हुआ है। कुछ सरकारी सतह पे एक दफा भी किसी वहां उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, एक दफा भी किसी ने नहीं कहा ऐसी बात हुई है कि हम हमला कर देंगे या हम ये कर देंगे। ये कि यहाँ से आपको पता है वो उनके जिस तरह जनरल बख्शी साहब है, यहाँ भी वो हथियारों को तेल लगाने से लेकर आपको पता है वो सारे के सारे वो तैयार हुए बैठे हुए हैं कि जी जा रहे हैं बॉर्डर पे हम सब लोग। इधर इधर तो पूरी पीआर कैंपेन चल रही है। अभी राना सनाउल्लाह का बयान जो है, जी हाँ जी, मर्दे मर्दे मोमिन मोमिन मर्दे मर्दे हक तो मुझे ज़ियाउल हक याद आ गया। अच्छा, ये नारे यकीन करें मुझे याद है आज भी मेरे कानों में, बचपन में गलियों में सुना करते थे, लोग गुजरते थे जब ये आईजीआई बन रही थी और नवाज शरीफ और ये सारा इत्तेहाद हो रहा था, तो उस वक्त ये लगाया करते थे मर्दे मोमिन मर्दे हक। तो उसके जवाब में लोगों ने ये भी लगाया हुआ था, डिंगी मुश्तकानी हक ज़ियाउल हक ज़ियाउल हक। तो ये भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, उसके काउंटर उन्होंने बनाया हुआ था। मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये आज तो कहा जा रहा है चारों सूबों की जंजीर आसिम मुनीर, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे। तो ये वही चैप्टर, वही कहानियां, वही दायरों का वही सर्कल, कहानी है। ये कोई जरा तब्दीली उसमें नहीं आई सिवाय इमरान खान के। ये बीच में आके तब्दीली आई, बाकी तो सारा वही आपको पता है 77 साल का उसी दायरों में ही घूम रहे हैं हम लोग। हम दायरों में ही इसीलिए घूम रहे हैं। और देखिए मसला पता है क्या है? मसला ये है कि एहसास नहीं है किसी जगह पे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको कि भारत का नैरेटिव क्यों हमेशा कामयाब हो जाता है आर्मी सतह पर, पाकिस्तान की क्यों नहीं कोई बात मानता। अभी तो हम बहुत ज्यादा प्लांट हुए हैं ना, आर्मी ताकतों के हम बहुत ज्यादा फायदे कर रहे हैं। अब तो मिनरल्स भी उन्हें बेचने के लिए तैयार हैं। हमने यूक्रेन की जंग में भी बहुत मदद की उनकी। हम इसराइल को लेकर भी खामोश और गारंटी दी हुई है कि जी जब सऊदी अरब जब भी मानेगा हम भी मान जाएंगे। लेकिन यकीन माने कि क्या वजह है कि भारत पाकिस्तान में कहता है कि हम बलूचिस्तान में करेंगे और कोई मानता नहीं है। उनका अजीत दोवल उन्होंने रिकॉर्ड है कि हम बलूचिस्तान में ये करेंगे। उनका कुलभूषण यादव हमारे पास सिटिंग नेवी ऑफिसर बैठा हुआ है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह क्या है? जब आर्मी सतह पे बैठते हैं ना, भारत अपना मुकदमा पेश करता है, पाकिस्तान यूएन में अपना पेश करता है। भारत आगे से कहता है यार हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं और एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर डिक्टेटरशिप है। तुम हमारी बात मानोगे या डिक्टेटर्स की बात मानोगे? डिक्टेटर्स जो अपने मुल्क का आईन नहीं मानते, अपने मुल्क का कानून नहीं मानते, अपनी अवाम से सच नहीं बोलते, वो तुमसे सच बोल रहे होंगे, वहां पे हम अपना मुकदमा हार जाते हैं। हार ये जाते हैं। बात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को समझनी है कि अब आप ये जो दौर आ गया है, इक़्तिदार में नहीं रह सकते। आपको पीछे हटना पड़ेगा, आपको सियासतदानों को ये मुल्क चलाने देना पड़ेगा। ये अब मजबूरी बन चुकी है पाकिस्तान की। इस टाइम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इक़्तिदार के ऐवानों में बैठना पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। बिल्कुल, और मलिक साहब आप देखें, अगर दुनिया के ममालिक उठा के देखें तो चंद ममालिक हैं जहाँ पे ये वारदातें हो रही है सारी। बाकी पूरी दुनिया में तकरीबन इस वक़्त इस पूरे खित्ते में मैं देख रहा था, आप देखिए श्रीलंका दिवालिया होने के बाद भी पाकिस्तान से बेहतर हो गया। अफ़गानिस्तान 20 साल लड़ने के बाद भी ठीक हो गया। नेपाल, उनकी करेंसी आप देख लें, बांग्लादेश के हालात देख लें, मतलब अपने इर्द-गिर्द सारे पड़ोसी तरक्की करते-करते कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पस्ती में जाते जा रहे हैं, क्योंकि वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है जो सबको नज़र आ रही है। आपने एक चीज नोट की है वैसे, इन्होंने जो पिछले साल मार धाड़ करके ये जो कुछ बिजली कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट दोबारा आईपीपीज़ रीनिगोशिएट जी, किए जी। थे जी, जी, जी। उसके बाद आपने नोट किया कि पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 50 साल की कम तरीन सतह पे हुई है। उसके बाद ये हुआ है सारा। अब डर गया सारा इन्वेस्टर कि भाई कल हम आ गए, इन्होंने हमें भी पकड़ लेना है, इन्होंने हमें बिठा लेना है गन पॉइंट पर और कहना है जी मुआहदा चेंज करो, अच्छा फैक्ट्री अब हमारे नाम कर दो। मतलब लोग हुँ। डर गए हैं। कोई मतलब देखे सब ना, उसमें से सरमायादार जो जो जी, उस सरमायाकार होता है ना, वो किसी का सगा नहीं होता, उसका कोई मुल्क नहीं होता, उसका पैसा सब कुछ होता है। सब कुछ उसको होता है। प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे आगे सरमायाकारी करेगा? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। यहाँ पे देखें ना, बिजली के मसाइल हो तो फ़ौरन बांग्लादेश चले जाते हैं, और अभी भी देखें जो पाकिस्तान इंडिया की तिजारत हो रही है, वो हिंदुस्तान के जो इंपोर्टर्स हैं वो वहाँ से बेचते हैं माल कोलंबो में, दुबई में, और वहाँ लेबल चेंज हो जाते हैं और उसके ऊपर मेड इन यूएई लिखवाते हैं। उन्हें कोई गर्ज़ नहीं है कि किस मुल्क से आ रहा है, सिर्फ पैसे आने चाहिए। अच्छा, इसमें वो जो सरमायाकारों की आप बात करें, उसमें एक आईपीपीज़ के एक बड़े बिज़नेसमैन हैं, अब चूँकि रिकॉर्ड हो रहा है, ऑन एयर जाएगा, तो उसमें उन्होंने जो खुद बताया था, ये जो आप बता रहे हैं जिन्हें अगवा किया गया था, कि किस तरह उनके साथ जो हुआ, और उसके बाद उन्होंने ही पूरी दुनिया में फिर फैला दिया कि देख लें ये मेरे साथ हुआ है, अब आप जाएँगे तो अपनी ज़िम्मेदारी पे जाएँ, तो अब कोई नहीं आ रहा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मलिक साहब, ये जो काला चैनल है जिसने अभी एक ट्वीट की कि जी मंसूर अली खान साहब बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले रहे हैं, और चूँकि उनके पास जो बयानिया है वो इस वक़्त फ़ौज का, एस्टेब्लिशमेंट का, और इस वक़्त मौजूदा जो हालात हैं, वो ये बयानिया कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी देखें, सदीक जान, इमरान रियाज़, आप, बाकी साबिर शाकिर, जितने भी बाकी लोग हैं वो बहुत पीछे रह गए। तो ये मंसूर अली खान साहब के अचानक व्यूज़ में इतनी बड़ी मैसिव तब्दीली कैसे आई? देखिए, एक तो यूट्यूब का ना, मैंने कुछ टाइम पहले वो प्रोग्राम, आपको भी शायद ईमेल वगैरह आया होगा, जो जी। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम था। तो हुँ। मैंने ना उसमें इनसे जानने के लिए कि इनका एल्गोरिदम कैसे काम करता है हिस्सा लिया। तो मैंने ना यूट्यूब का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, उससे मैंने बात की फेस टू फेस ना, डायरेक्ट जी, जी। ज़ूम कॉल पे।
तो कुछ 3-4 बार मेरी उससे इसी तरह मीटिंग हुई। तो जो मुझे बात समझ आई ना कि यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम कैसे काम करता है, वो इस तरह है कि अगर तो आपकी वीडियो को शुरू में ही फ़ौरन 5 से 10 हज़ार ऐसे लोग देख लेना जो शुरू से लगाएँ वीडियो और एंड तक देखें आपकी वीडियो, और डबल स्पीड करके ना सुनें बल्कि स्लो स्पीड करके। एक तो होता है ना लोग हमारी वीडियो डबल स्पीड करके लगा लेते हैं, जी, जल्दी जी, फिनिश जी। कर देते हैं। एक तो ये है कि शुरू से एंड तक देखें, डबल स्पीड से भी देखें तो फ़ायदा ही होता है चैनल को, लेकिन एंड तक देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हुँ, जब लोग एंड तक वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिदम ट्रिगर हो जाता है यार कि ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो किसी ने डाल दी है कि लोग एंड हाँ तक जी। देख रहे हैं। अब ये होता कैसे है, अचानक चैनल की कैसे बढ़ाई जाती है रीच? हम जैसे कुछ लोग जो हैं, खास तौर पे मैं तो ज़ेर-ए-अताब हूँ। मुझे तो लोग कहते हैं यार आपकी वीडियो नज़र ही नहीं आती। वो मुझे जी, व्हाट्सऐप पे सारे लोग पूछते हैं, "कार पे वीडियो कब अपलोड करेंगे?" मैं कहता हूँ भाई कर चुका हूँ, 2 घंटे हो गए हैं, लाइव हो बिल्कुल चुका यही है। स्टोरी है। हाँ जी, सबके साथ यही बिल्कुल। स्टोरी है। तो हमें तो फायरवॉल की ना चक्की में डाला हुआ है, लेकिन एक और भी फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, उसका ये है कि नंबर 1, ये चीज़ें खरीदी भी जा सकती हैं कि आप वीडियो का टाइम बाय कर लेते हैं, या जो इस टाइम ऑन नेटवर्क है, जो अगाई नेटवर्क है, जो रिपोर्ट हो चुका है ड्रॉप साइट से, और इस तरह से नून लीग के भी सेल हैं, ये हज़ारों में लोग हैं। जब कोई ऐसा प्रो पीएमएलएन या प्रो नैरेटिव जो एस्टेब्लिश इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट का है, वो जैसे ही वो लोग अपनी कोई वीडियो डालते हैं, उसका लिंक फौरन सारे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या जिस तरह भी होता है, और उनको कहा जाता है जी कि आपने आगे भी इसको फैलाना है हर तरफ। अब अगर 5,000 बंदा, वो अगर ऑन एवरेज 5-5 ग्रुप्स में भी है और वो लिंक डाल देता है, इमेजिन ओह! करें। तो वो इस तरह से ये चलाया जा रहा है कि एक तो वो लिंक शेयर करते हैं, पूरा इनकी मदद कर रहे हैं। यही यूट्यूब के लिंक वो फेसबुक पे भी डालते हैं। फेसबुक पे भी जो वीडियोज़ आती हैं, वो भी इसी तरह शेयर करते हैं। तो एक तो ये व्हाट्सऐप से नेटवर्किंग की जा रही है। दूसरा ये है कि यही लोग जो 5 से 10 हज़ार के करीब हो सकते हैं इनके सोशल मीडिया के, ये खुद बैठ के हर प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो नून लीग जो व्लॉगर है, उसकी पूरी वीडियो देखते हैं, खास तौर पे जिसका इन्हें लगता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। तो इस तरह से भी यूट्यूब एल्गोरिदम को लगता है यार कि एक तो इसके लिंक भी शेयर हो रहे हैं, हर तरफ से लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है बड़े पसंद की जा रही है वीडियो, कि शेयर भी अगर होती है, तो एक सिग्नल जाता है कि यार बहुत ही कोई अच्छी वीडियो होगी जो शेयर हो रही है इतना। नंबर हुँ, 2, शुरू से आखिर तक लोग देख रहे हैं। तो ये वजह है कि ये इंजीनियर्ड किस्म की व्यूवरशिप है, ये ऑर्गेनिक व्यूवरशिप नहीं है। एक और भी तरीका दूसरा लोग इस्तेमाल जी, कर जी। जी, जी। फायरवॉल में भी इनका नाम शायद नहीं होगा, ज़ाहिर है ये तो हुकूमत के बड़े करीब हैं, इनका ये तो तो ना फायरवॉल ये में तो होगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर फायरवॉल पे नाम हो तो आपके मिलियन से ऊपर व्यूज़ ऐसे सवाल ही पैदा नहीं होता आ सकें। फायरवॉल में तो आपको डाल देते हैं तो आप वीपीएन के बगैर आप नज़र ही नहीं आता किसी को। आप यूट्यूब आप वो वॉच पेज पे जाएँगे, आपका चैनल नज़र ही नहीं आता किसी को जब तक वीपीएन आपने ना लगाया हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह का मसला है कि ऐसे लोग फायरवॉल में हैं। एक्सेप्टेबल बयानिए वालों को प्रमोट किया जा रहा है, और जो बिल्कुल। एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको कम करके ये भी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी अब इमरान खान का बयानिया, या जो प्रो इमरान खान नज़र आते हैं, या कम से कम जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नजर आते हैं, उनका बयानिया फेल हो रहा है, उनके व्यूज देख लें। और जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं या एंटी इमरान खान नजर आते हैं, उनका बयानिया ऊपर जा रहा है। तो ये एक पूरी फिजा बनाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ इस पे करोड़ों अरबों रुपया टैक्स पेयर का लगाया जा रहा है। बिल्कुल, तो इस पे क्या हो सकता है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही मदद कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो जब तक वो क्रोम की एक्सटेंशन के ज़रिए ना खोलें तो आपकी वीडियोज़, बाकी वीडियोज़ मेरी इस तरह खुलती ही नहीं। मेरी तो वो लोग बता रहे होते हैं यार आपकी खुल भी जाए तो वो चलती ही नहीं है, लोड ही होती रहती हैं वो। नहीं कोई होती, ऐसा कोई सही उन्होंने जबरदस्त चक्की में डाला हुआ है। इंटरनेट भी सर तबाह बर्बाद हो गया ना बिल्कुल, इन्होंने लोगों ने ऐसे ही वो बिल्कुल। वीपीएन भी तबाह, इंटरनेट भी तबाह। ये लेकिन तो ओवरसीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर है। देखें, हमारी व्यूवरशिप जो है वो यूके में भी कुछ है, यूएस में भी है, बाकी कुछ यूरोपीय ममालिक में भी है, फिर सऊदी अरब और यूएई में भी काफ़ी लोग देखते हैं। ये अब उन लोगों पे है कि वो जब देखें, आपकी देखें, मेरी देखें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में यही कहता हूँ यार कि आपको पता है चंद कौन से लोग हैं जो अब तक बात कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। आप सबका ये फर्ज़ बनता है कि सबकी वीडियो एक तो शुरू से एंड तक देखें, और आप भी अपनी वीडियो में ये कहना शुरू कर दें कि देखें, ठीक जो है। लोग अभी जो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हैं, आप उनकी वीडियो शुरू से आखिर तक देखें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई, भाई अगली वीडियो देखो ही ना। लेकिन जब एक बार क्लिक कर दिया है तो एंड तक वीडियो देखो, ये नहीं कि बोर हो के बंद कर दो। वीडियो अगर आपने नहीं देखनी है, आइंदा से ना देखो, आप अनसब्सक्राइब कर दो अगर आपने करना है। लेकिन एक बार वीडियो लगा ली और पूरी ना देखी, बहुत चैनल को नुकसान होता है इससे। ठीक है, ये तो आपकी बात है, मैं ये इंशाल्लाह इसको ओवरसीज़ ज़रूर पाकिस्तानियों का काम है, और ये उन्हें करना पड़ेगा कि शेयर भी करें, जितने ग्रुप्स हैं उसमें डालें, और साथ पूरी वीडियो देखें, जो भी उन्हें लोग पसंद है, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं।
हाँ, बिल्कुल सही बात है और मर्ज़ी तो उनकी अपनी है, बिल्कुल। मैंने तो आप जानते हैं कभी कहा नहीं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो लोगों की आपको पता है मोहब्बत है, मैं मैं भी नहीं पता है कि कहता था, यार लेकिन ये तो जब अपना से फायरवॉल हुई है और हाँ मुझे जी, पता चला है कि यार ये तो देखिए ना, इस टाइम ये जंग का हिस्सा है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो आपको सोचे समझे मंसूबे के तहत नीचे कर रहे हैं, तो आपने और सोचे वो समझे आपको मंसूबे जीने पे नहीं मुकाबला तो करना है। मलिक साहब ये तो वीडियोज़ हैं, वो आपको जीने नहीं दे रहे, वो ये अलीज़ई के साथ देखें भाई मतलब वो आपके कोई काम उन्होंने छोड़ा है, कारोबार, ज़मीनें, बिल्कुल, जायदादें बंद, बैंक अकाउंट बंद, कोई बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल की यही ज़मीन बात। तंग कर दी। तो ये तो लोगों का ये तो खैर अवाम का काम है, आपको पता है लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना कुछ अपने पार्ट अदा करें इसमें। सारा कुछ तो हम तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को नहीं कह सकते, कुछ उनको बिल्कुल, भी कह दें। बिल्कुल। पर मलिक साहब मूविंग फॉरवर्ड आपके ख़्याल में इन मसाइल का ज़ाहिर है छोटा सा हल तो है नहीं, पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन चुका है इस तमाम हालात में। लेकिन क्या समझते हैं आप, क्या हो जाएगा कुछ दिनों में, कुछ महीनों में? देखें, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि विदाउट मास पब्लिक मूवमेंट, क्योंकि दूसरी तरफ रियलाइजेशन ही नहीं है। देखें, आपको अगर एक बीमारी है, फॉर एग्जांपल आपको कोविड हो गया, ठीक है? तो आपको डॉक्टर बताता है जी आपने आइसोलेशन में रहना है 7 दिन तक। आप आइसोलेशन के बजाय बाहर फिरते हैं, अपनी फैमिली को भी बीमार करते हैं, अपने मोहल्लेदारों को भी, दोस्तों को भी बीमार कर देते हैं। ये देखें ना, आप पर है कि आप ये रियलाइज़ करें कि आपने आइसोलेशन में रहना है। सही इस बात। मुल्क के जो फैसला साज़ हैं इस टाइम, अगर वो रियलाइज़ ही नहीं करेंगे कि असल बीमारी क्या है, तो फिर हल कैसे निकलेगा? हमें पता है बीमारी क्या है, हमें पता है इलाज क्या है, लेकिन अगर कोई जो बीमार है या जो बीमारी की वजह है, वो नहीं ये मान रहा, कैसे हल होगा? एक डॉक्टर है, वो आपको पेशेंट को कहता है जी कि ये जो बंदा बैठा है ना, इसको कैंसर है। हम इसे बता चुके हैं कि इसने कीमोथेरेपी करवानी है, नहीं तो ये महीने के अंदर-अंदर मर जाएगा। कीमो हुँ, करवा लेगा तो 5-1 साल ज़िंदा रह लेगा। पेशेंट कहता है, "नहीं जी, मैंने नहीं करवानी।" हुँ, आप बताएँ डॉक्टर क्या कर सकता है? हम कुछ हल नहीं। बता सकते हैं। हल हमने बता दिया है कि आज के दौर में सिविलियन इदारे अगर मजबूत ना हो, अगर आपकी पार्लिमान मजबूत ना हो, आपकी अदलिया आजाद ना हो और ये तासुर ना बने कि अदलिया आजाद है, ना सरमायाकारी आती है, ना कारोबार की फिजा बनती है, ना मुल्क का नौजवान हिस्सा लेता है मुल्क की तरक्की में, तो मुल्क तो नहीं चल सकता। अब इनको पता है बीमारी क्या है, हमने इनको हल भी बताया हुआ है कि भाई शफाफ इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और एक के बाद एक 3 ऐसे इलेक्शन हों जो बिल्कुल शफाफ हों, हर बार अवामी हुकूमत आए, आप देखें कैसे ये मुल्क तरक्की नहीं करता। लेकिन नहीं हो बिल्कुल, रहा क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन करवाने के लिए ही पब्लिक की मास मूवमेंट की जरूरत है कि पब्लिक जब बड़ी तादाद में निकलेगी, उससे फर्क पड़ता है, माशरे में इर्तियाश पैदा होता है, उससे फर्क पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग मरीम नवाज वाले रास्ते के मुसाफिर हैं, ये एक्चुअली नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये हकायक को नहीं समझ रहे कि इस हुँ, टाइम मसला ये नहीं है कि एक शख्सियत ने कोई इमरान खान से जाती दुश्मनी बनाई हुई है। ये बात गलत है, मैं नहीं मानता इस चीज को। यस, जाती दुश्मनी में इद्दत जैसे केस बनाए गए हैं, बदले लिए गए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ओवरऑल इसको हमने हाँ, बड़े सारा मामला हाँ जी, हमने 200 बड़े अरब एंगल डॉलर से की देखना है एम्पायर है इसको। सारा, हाँ जी, बिल्कुल सही जी, बात है। बिल्कुल। उससे उस 200 अरब डॉलर की एम्पायर है, 77 साल का इक़्तिदार है, इतनी जल्दी कौन छोड़ता है? अच्छा ये मुफ़ाहमत वाले लोगों को जल्दी से आखिरी बात करूँ कि ये लोग समझते हैं कि हमें इसी सिस्टम में चूके रहना है, 77 साल बड़े हैं, ये लोग बड़े ताकतवर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अदालतें पैक हो चुकी हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं। हालाँकि मैंने उन्हें बताया कि खान का ये नज़रिया नहीं है, उसको भी पता है क्या कैसे होना है, क्या होना है, लेकिन उसने आपको फ़ॉर्मूला दिया हुआ है, जो आपने भी बड़ा तफ़सील से बताया। अल्लाह करे इन्हें ख़्याल आए मलिक साहब ये समझने की कोशिश करें और दोनों तरफ और इन मामलात को बेहतर करें, पाकिस्तान पे अल्लाह अपना रहम व करम करे। आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक़्त दिया। इंशाअल्लाह विल बी इन टच।